यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। जिन जिन का रिजल्ट आया उन सबको बधाई हो। लेकिन इस रिजल्ट में कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नहीं कुछ से बहुत ज्यादा नए चेहरे हैं जो पहली बार मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। इस नए चेहरे में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी की है, मेंस का खास तैयारी उनकी नहीं हुई है ना। अब सवाल है कि पीटी का रिजल्ट तो आ गया है और स्टार्टिंग में तो डायलेमा होता ही है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इंतजार रहता है रिजल्ट तक का। सवाल उठता है कि अब रिजल्ट आ गया है और अगले 3 महीने के अंदर हमें मेंस का एग्जाम देना है और क्रैक करना है। इस मेंस के लिए हमारी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ क्या हो। कंपलसरी पेपर की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एसए की बात करेंगे, जीएस के 4 पेपर की बात करेंगे और ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे। किस पे आप दाव लगाओगे जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर ले, वो कहां पे आप रिस्क लेंगे या कहां अटेम्प्ट करेंगे या अपने मैक्सिमम टाइम को तैयारी के किन सब्जेक्ट्स में देंगे ताकि आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर ले। और इसके साथ ही हमें ये देखना होगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम होने का मतलब होता है कि आपकी तैयारी सटीक होनी चाहिए, एग्जैक्ट आपको अभी एग्जाम क्रैक करना है। तो पहला माइंडसेट जो आपके पास होगा वो ये होगा कि हमें 3 महीने में इस एग्जाम को फोड़ना है, क्रैक करना है और प्रॉपर आईएएस बन जाना है, उसके नीचे नहीं कुछ। ये दिमाग से हटा दीजिएगा, कुछ भी मिल जाए कुछ भी नहीं, हमें आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है, सिंपल सी बात। हम फिर दोबारा क्यों इस स्ट्रेस में आए, तो हम अपने तरफ से बेस्ट देंगे आईएएस बनने। मेंस एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जगह पे आपको आपके अप्रोच इसके साथ कुछ स्ट्रेटजी पे काम करना है। हम लोग बात करेंगे अभी किस पे बात कर रहे हैं। पहला देखिए आपके पास पेपर है ना, पहला एसए, दूसरा पेपर 1, ऐसे ही अभी लिखते हैं पेपर 1, तीसरा पेपर 2, चौथा पेपर 3, पांचवा पेपर 4, छठा और सातवां ऑप्शनल। यही है ना, ऑप्शनल के अंदर 1 और 2, ठीक है। तो पहला आपका एसए हो गया, पहला एसए हो गया, दूसरा पेपर 1 है, तीसरा पेपर 2 है, चौथा पेपर 3 है, पांचवा पेपर 4। अभी जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, समझ में आ रहा है, अभी जब आपका एग्जाम आपकी एग्जाम की तैयारी होगी, आपको अपने एग्जाम को सेव करना है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। आपको अभी अपने एग्जाम को सेव करना है, आपको अभी उन जगह पे ज्यादा समय देना है जहां से आप ज्यादा स्कोर निकाल सकते हैं, साथ में उन सेक्शन पे या उन पेपर पे ज्यादा समय देना है जो ज्यादा डाइवर्स नहीं है। समझ में आ रहा है, जो ज्यादा डाइवर्स नहीं है या जिसके अंदर बहुत कुछ नहीं है, जहां पे हम एक बेंच में अगर पढ़ाई करेंगे, एक फ्लो में पढ़ाई करेंगे, उसको ठीक करते हुए चले जाएंगे और हमारा काम हो जाए। समझो इस अचूक स्ट्रैटेजी को। इसके अंदर कैसे पेपर निकालना है, देखिए पहला पेपर एसए का, दूसरा पेपर पेपर 4 का, और ये जो है वो तीसरा और चौथा पेपर होगा। 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शनल पेपर 2 है ना, 1 नहीं है 2 है, ध्यान रखिएगा। एसए के पेपर पे आपको एकदम से टूट पड़ना है, पेपर 4 पे टूट पड़ना है और ऑप्शनल पेपर पे टूट पड़ना है। क्या हम सिर्फ आपको ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि इस पेपर में एक ही फ्लो है? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे। आप उठा के देख लो, जितने भी लोग सिलेक्शन लिए, जितने भी लोग प्रॉपर आईएएस बने हैं, उनके यहां पे ही स्कोर है। समझ में आ रहा है, ये तीनों अक्सर एवरेज स्कोर करता है, एवरेज स्कोर करता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सिर फोड़ेंगे 10-20 नंबर का फायदा हो सकता है, उससे ज्यादा बहुत अंतर नहीं आता। ये 3 पेपर हमेशा एवरेज स्कोर करता है और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर, सबसे ज्यादा समय लेता है और तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने देगा। इससे कम समय में
अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एसए के अंदर अगर आप मार्क्स को देखें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन एसए में, एसए और पेपर 4 के अंदर दोनों को उठा लो, अगर पेपर 4 कहां गया, तो नंबर का अंतर बहुत ज्यादा है। मतलब नंबर का अंतर आप ऐसे कर सकते हैं 90 टू 160 के बीच में, कहीं ना कहीं 90 छोड़िए 80 ऐसे, मतलब 70-80 ऐसे इतना अंतर हो जाता है स्कोर का। इवन इससे ज्यादा अंतर होता है। यानी अगर कोई अच्छा नहीं लिखेगा उसको बहुत कम, और अगर बहुत अच्छा लिखेगा तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। ठीक है, मैंने अभी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को बचा के लिखा है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल लगे। और पेपर 4 की भी हम बात कर रहे हैं और एसए की भी बात कर रहे हैं, ये दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है स्कोर का। और कुछ इसी तरह का अंतर ये दोनों क्या करता है, सीधे आपके स्कोर को उठा देगा, सीधा उठा देगा। और अगर आपने अपने ऑप्शनल को मजबूत कर लिया है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका भी ये एवरेज गया और इससे पेपर 4 और ऑप्शनल पेपर ठीक हुआ है, उठा के देख लो जितने का मार्कशीट है, ठीक है, उनको प्रॉपर मिलना ही मिलना है। सिलेक्शन छोड़ दीजिए, प्रॉपर आईएएस मिलना है, कोई नहीं रोकेगा उसको। तो आपको अभी इनिशियल स्टेज में क्या करना है, अभी जब आप स्टार्ट करने वाले, अब तो रिजल्ट आ गया, अब दिमाग खुल रहा होगा कि अब करे क्या। तो इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपको एससे पे टूट पड़ना है, क्योंकि एससे एक टाइम लेगा आपसे, आंसर इससे इंप्रूव करने में एक समय लगता है। ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, समय इन सेंस में कि बहुत ज्यादा घंटे नहीं लेगा, लेकिन कुछ दिन लेगा। कुछ दिन इस सेंस में लेगा क्योंकि फैक्ट तो है नहीं, इससे राइटिंग आपको सीखना पड़ेगा। तो वो जो सीखेंगे आप, तो वो सीखने के दौरान आपको एक, आप आधा घंटा ही दो, आप 1 ही घंटा दो, लेकिन एक लंबे समय तक, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने आप देंगे, तो उस हिसाब से आप एसए को छोड़ दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 दिन बहुत ज्यादा कर लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप एसए कवर कर दो। और एसए को लेकर ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है, आपको एसए लिखना सिर्फ सीखना है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में एसए आपको लिखने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एसए यूपीएससी का लिखना सीख लिया तो फिर ये जो पढ़ोगे ना, इसी में से आप एसए लिखेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, डाटा या कोई पॉइंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है। एक तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे उस दौरान कुछ एसए लिखोगे तो आप बेंच पकड़ लोगे, और जो जितना इंफॉर्मेशन मेंस के लिए गैदर करेंगे उसी को अलग अलग तरीके से यूज करके आपका एसए तैयार हो जाएगा, और स्कोर भी अच्छा है। क्योंकि ये यूपीएससी का मेंस है ना, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हो, आप मतलब पॉलिटी हिस्ट्री जो भी हम छोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक के अंदर की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप इकोलॉजी एनवायरमेंट को भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आप आपदा प्रबंधन को भी पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूडिंग है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीजों को अलग अलग डायमेंशन में पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, और इस सब का यूज इससे में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे लिखना सीखिए। और इससे किस किस मतलब किस किस सेक्टर में पूछा जाता है, लाइक वोमेन पे, चाइल्ड पे, पॉलिटिकल होगा, कुछ कल्चरल हो सकता है, एनवायरमेंटल होगा, तो ऐसे करके इससे की कैटेगराइज करके कुछ टॉपिक को खींच लीजिए, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड इससे होगा, और इससे कुछ समझ, और धीरे कुछ दो चार दिनों पे एक ऐसे लिख लीजिए, बाद में वीकली एक लिख लेना। ऐसे करके 10-15 दिन लगातार ऐसे को दीजिए, अच्छे से 2-3 घंटे का टाइम, इंप्रूव कर जाएगा। उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा, 2-3 दिन के गैप पे उसको एक बार देखते रहना, यहां से आपको बहुत अच्छा नंबर। पेपर 4 की अब बात करें, ये जो पेपर 4 है ना, इस पेपर 4 में है 2 पार्ट, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। पेपर 4 के अंदर है 2 पार्ट, ठीक है, एक है आपका एथिक्स नॉर्मल, और दूसरा है केस स्टडी। पेपर 4 में नंबर किसको ज्यादा आता है, जो केस स्टडी पे काम करता है अच्छे से। एथिक्स पेपर में भी एवरेज का खतरा है कहीं ना कहीं, बट आप इसको संभाल लोगे। केस स्टडी में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि एथिक्स पेपर लिखते समय क्या होता क्या है कि एथिक्स पेपर को जोड़ा क्यों गया, एथिक्स पेपर को इसलिए जोड़ा गया है कि आपके कैरेक्टर की का नॉलेज हो जाए, सामने वाले चेक करने के दौरान ही समझ जाएगा आप किस नेचर के। इसमें
अब बहुत जो स्मार्ट होते हैं वो एथिक्स पेपर में तो खुद को बचा, एथिक्स का मतलब जो कन्वेंशनल हिस्सा है, ये कहने का मतलब पेपर तो वही है, वहां पे तो खुद को बचा लेते हैं, केस स्टडी में फंस जाते हैं। तो केस स्टडी आपको स्मार्टली, आप कितना स्मार्ट हैं वो तय करने में, आपकी पर्सनालिटी, नेचर, कैरेक्टर तय करने में केस स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है। सेम केस स्टडी सब अलग अलग तरीके से। एथिक्स के अंदर अगर ऑब्जेक्टिविटी पूछ दे तो लगभग सब इक्वल लिखेगा आगे पीछे करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी पूछ दे, ट्रांसपेरेंसी पूछ दे, अकाउंटेबिलिटी पूछ दे, तो ऑलमोस्ट एग्जांपल देंगे सब लोग लिख के निकल जाएंगे। लेकिन केस स्टडी में मामला फंस जाएगा। केस स्टडी में तो इंस्टेंट आपको वही सोचना है, वही लिखना है, और यहां बहुत बड़ा गैप मिलता है, यहां पे स्कोर को आपको बढ़ाने का चांस मिलेगा। तो केस स्टडी के दौरान अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा भी अगर आपका सेल्फिश नेचर है, स्वार्थी नेचर है, या कुछ ऐसा है जो सोसाइटी के लिए बहुत सही नहीं है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बचा के रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना, और अलग अलग तरह की केस स्टडी पे अच्छे से काम करके जाए। केस स्टडी के लिए जो एक्सपर्ट होंगे, एकदम समझ में आ रहा है, जो एकदम एक्सपर्ट होंगे उनसे राय लेके जाइए, उनके थ्रू थोड़ा सा केस स्टडी को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज नंबर का मार्जिन है। तो केस स्टडी पे आपको यहां ज्यादा फोकस करना है, एथिक्स को फिर उस एथिक्स पे तो करेंगे। तो पेपर 4 पे आप यहां से स्कोर निकाल सकते हैं। अब रहा सवाल ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी। ऑप्शनल पेपर की जहां तक बात है, देखो ऑप्शनल पेपर में किसी का भी मोस्टली, सब नहीं कह रहे, मोस्टली क्या होता है ऑप्शनल पेपर में, पेपर 1 है, पेपर 2 है, अक्सर हाँ पेपर 1 में थिंकर हो, अक्सर हाँ पेपर 1 थिंकर का होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो अप्लाइड होता है, वो फिलोसफी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी को थोड़ा सा, ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, पीएसआईआर के अंदर, तो मोस्टली क्या होता है थिंकर होते हैं, हिस्ट्री को छोड़ दी वाला, तो मोस्टली थिंकर होते हैं, और उसके साथ कुछ सेक्शन होता है। दूसरा जो पेपर होता है उस दूसरे के अंदर भी पहले का इन्फ्लुएंस होता है, साथ में यहाँ पे अप्लाइड सेक्शन पड़ जाता है। तो अक्सर हाँ ये देखा गया है कि पेपर 2 में ऑप्शनल पेपर की लो स्कोरिंग होने का खतरा हो जाता है कई बार, क्योंकि अप्लाइड सेक्शन है ना, भटकने की संभावना ज्यादा है। तो आपको पेपर 1 को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और पेपर 1 2 को भी उतना ही अच्छे से तैयार करना है। पेपर 2 में देखो क्या है, फिर से समझिए, एकदम बारीक माइन्यूट हम बता रहे हैं आपको। जैसे अभी पेपर 4 का आपको बताया ना, उसका जो एथिक्स का पेपर है कन्वेंशनल, वहां पे एवरेज स्कोरिंग हो सकता है, केस स्टडी में ऊपर नीचे सीधा हो जाता है, उसी तरह से पेपर 1 में एवरेज स्कोरिंग हो सकता है। पेपर 2 में मार्क्स का अंतर बहुत अधिक है। आप अगर देखोगे टॉपर्स के या जो अच्छे से सिलेक्शन लिए हैं, उनको पेपर 2 में अच्छा नंबर आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये ओपन सवाल अक्सर आप पूछे जाते हैं पेपर 2 के अंदर, अक्सर अप्लाइड सेक्शन होता है, उसको अगर आपने कंक्रीट वे में लिख दिया एकदम बहुत अच्छे से प्रूफ करने के साथ, एग्जांपल्स और इन सब के साथ, तो ये क्या होगा, ये आपका सॉलिड हो जाएगा। और इसमें आपको, क्योंकि यहां पे आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, या आपकी जो सोच है, उसको एक्सप्रेस करने का ये मौका देता है। यहां बहुत मौका नहीं मिलता, लेकिन यहां आपको मिल जाएगा। अक्सर हाँ पेपर में ऐसा होता है, अक्सर हाँ पेपर में, सेकेंड पेपर में ये होगा, तो इसी कारण सेकेंड पेपर में या तो स्कोर काफी कम आ जाएगा या बहुत अच्छा आ जाएगा। तो हम बहुत अच्छे की तैयारी करेंगे यहाँ पे। और चूंकि ऑप्शनल पेपर है, एक ऑप्शनल को तैयार करोगे, देखो ध्यान रखो, अगर ऑप्शनल का आप पहला पेपर भी तैयार करते हैं तो यहां से भी आपको बहुत सारे सेक्शन यहां पर मिल जाते हैं। पहले पेपर में जो थ्योरी पढ़ोगे, जो आप थिंकर पढ़ेंगे, जो भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो सेकेंड पेपर में भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा अप्लाई नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल फिलोसफी की बात करते हैं, क्योंकि मैं फिलोसफी पढ़ाता हूं, फिलोसफी की बात करते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट में जब इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, तो उनका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, यहाँ पे दुनिया को देखने का, या एज इट इज जो भी दुनिया को देखने का हुआ, ईश्वर को देखने का है, ब्रह्म का इंसान से क्या रिलेशन है, ये आपको रिलीजियस फिलोसफी में दिख जाए, ठीक है। उसी तरह से पीएसआईआर के अंदर थिंकर्स को पढ़ेंगे, अब उसी का एप्लीकेशन आपको सेकेंड पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो जब पेपर 1 आप तैयार करते हो ना, तो उसका एक बड़ा हिस्सा पेपर 2 में भी आपको कॉपरेट करता है, सपोर्ट करता है, तो पेपर 2 थोड़ा आसान हो जाता है, चूंकि एक ही ऑप्शनल है,
तो यहाँ पे चीजें आसान होती है, इजी हो जाता है। ऑप्शनल पेपर को हमेशा भारी माना जाता है और होता है, टाइम लेता है, लेकिन आपके लिए आसान कैसे होगा? ऑप्शनल पेपर पे आप क्या करो, अभी बहुत रेयर चांस है कि बहुत नए सवाल पूछने का। ऑप्शनल पेपर पे अभी तक ऐसा कोई डायमेंशनल पेपर माने मल्टी डायमेंशनल पेपर अगर है जिसमें करंट अफेयर्स की बहुत गुंजाइश है, तो वहां संभावनाएं हैं नए सवालों के। लेकिन लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी टाइप का अगर पेपर है, हिंदी साहित्य, तो सारे सवाल पूछ लिए गए। जो सवाल पीवाईक्यू में पूछे गए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी दोनों को उठा लीजिएगा, दोनों स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो उनके पीवाईक्यू के अंदर जो सवाल पूछे गए उनको चैप्टर वाइज उसके डायमेंशन को खोल लीजिएगा। अगला सवाल उसी के आसपास घूमता हुआ आपको नजर आएगा और आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो एक बहुत बड़ा लीड ले लोगे आप, यानी आप अब सक्सेस होने के लिए जगह पे पहुंच गए। अब आपको सपोर्ट चाहिए, किसके लिए? फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आपको सपोर्ट चाहिए टॉप के पोस्ट के लिए, यानी टॉप 10 में आना है, आईएएस बनना है, उसके लिए। अब उसके लिए आपके पास ये 3 पेपर है, ठीक है, देखो इसको। अब आपके लिए यहां पे 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में हिस्ट्री है और ज्योग्राफी जो मेजर हिस्सा है, ठीक है। पेपर 2 में पॉलिटी, अप्लाइड सेक्शन एंड आईएल। पेपर 3 में साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन टाइप की चीजें, अप्लाइड सेक्शन इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब है, ये सब है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को भी ऐड करो। अब यहां पर जो पेपर 1, 2 एंड 3 की बात करें, अब कहोगे आर्ट एंड कल्चर नहीं जोड़े, अभी नहीं जोड़े, जोड़ दें। अभी देखिए, यहां पे अब हिस्ट्री है ना और ज्योग्राफी, तो आपको करना क्या है? करना क्या है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखो, एक तो प्रीलिम्स में इतना पढ़ लिए हो कि ज्यादा दिक्कत की बात है, मैं अभी तरीके बताऊं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या कीजिए, जो भी मेजर सेक्शन, जो भी मेजर सेक्शन, ठीक है, जो मेजर मोटे मोटे पॉइंट्स है, उसको पहले राउंड में खत्म कर लीजिए, दोनों के। जब पहले राउंड में खत्म कर रहे होंगे ना, तो उस खत्म करने के दौरान आप बहुत सारे और चीजों को पढ़ लें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मोटे टॉपिक है लाइक फ्रीडम स्ट्रगल से, इकोनॉमिक जो व्यवस्थाएं हैं, नेशनलिटी का डेवलपमेंट है, एजुकेशन पॉलिसी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या था, फिर फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड मॉनसून, इंडियन स्ट्रक्चर, इसके अलावा मिनरल्स, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड में देख सकते हैं। पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट है, या बजट कैसे पास होता है टाइप की जो चीजें वो देख लो। आईआर में कुछ देशों के साथ जो रिलेशन है उसको आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक के अंदर मोटा मोटा नैनोटेक, बायोटेक, नैनो रोबोटिक्स, और जो लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट इसरो का है, या जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड सेक्शन को देख लो। इकोनॉमिक्स का मोटा मोटा जो अप्लाइड सेक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सबको मिला के देख लीजिए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंटरनल सिक्योरिटी, और ये तो इसको अभी छोड़ दीजिए, ये एग्रीकल्चर, इन सबको छोड़ो, ठीक है। पहले राउंड में क्या करो, हिस्ट्री के मोटे मोटे सवाल, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के और इकोनॉमिक्स के, इसके जो मोटे मोटे सवाल है, जो ऑलरेडी, मोटे कहने का मतलब जो ऑलरेडी पूछा गया है और जिसके पूछने की संभावना हमेशा है, लगता है कि नहीं कभी भी पूछेगा तो यहीं से बना के पूछेगा, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई आपको इशू नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन सब की तैयारी करने के दौरान जब हम यूपीएससी का पेपर देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे हुए और सबको लिखना है और सबको बराबर रेशियो में लिखना है, नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। तो गलती यहां पे क्या होती है, आंसर राइटिंग को लेकर। आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के लिए क्या करना है, अब जब ये सब काम कर लोगे ना, तो इन सब के साथ आप एकदम लेट नहीं कीजिएगा और कल से स्टार्ट कर दीजिए, और वो है आंसर राइटिंग। सारा खेल इसी पे है, अब सारा खेल इसी पे है। आपने सब पढ़ लिया, लिखने नहीं आता है, कहानी खत्म, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ कर लिया, आंसर राइटिंग नहीं आता, सब बेकार हो गया। अब सारा गेम आंसर राइटिंग का है, तो आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करेंगे,
देखिए आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रॉपर जहां भी मान किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ या उसी लेवल के जो भी हो जो आपको कॉपरेट करे पूरी तरह, उनके साथ आंसर राइटिंग में चले जाइए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट ही आपको एसए में स्कोर दिलाएगा, पेपर 4 में दिलाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग के दौरान कई बार हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन से लेकर कई सारी चीजें छूट जाती, जैसा कि आज ही के क्लास में हमने बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट जिसने मेंस का पेपर लिखा है उसका डाउनलोडेड आपके पास मैंने एक वीडियो शेयर किया है ना, आप देखो कितने ब्लंडर हुए, जबकि उसको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, हमने अच्छा लिखा है। इसी तरह का कुछ पेपर मैंने पहले भी देखा है, कुछ समय पहले कुछ और भी पेपर्स आए थे, उस दौरान भी मैंने देखा। तो होता क्या है कि सामने वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हमने बेहतर लिखा है, हमने मेंस लिखा है, हमने पूरा सोच समझ के लिखा है, ये पॉइंट वो पॉइंट, लेकिन टीचर का नजरिया अलग होता है या आपके जो एक्सपीरियंस सीनियर होंगे उनका नजरिया अलग होगा। तो आंसर इन सारे का, ये सारी चीजें जो बताए हैं वो सारा कुछ फेल कर सकता है यदि आपने आंसर राइटिंग में काम नहीं किया। और अगर आपने आंसर राइटिंग को सही कर लिया तो जितना मैंने बताया ना उसमें कुछ चूक भी कर जाओगे ना तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप नहीं फेल करेंगे। तो आंसर राइटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेना है और प्रॉपर आंसर राइटिंग कीजिएगा, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है और हर एक पेपर पे करना है, ठीक है, हर एक पेपर का आंसर राइटिंग करके जाना है, स्पेशली एसए का, पेपर 4 का। और एक और चीज करिए, मतलब जैसे हर एक पेपर कहने का मतलब आप एसए कर लो, पेपर 4 कर लो, ऑप्शनल पेपर कर लो, उसके बाद जो पेपर 1, 2 एंड 3 है ना उसमें नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आंसर राइटिंग दरअसल आपको सीखना है, आंसर राइटिंग सीख गए तो फर्क नहीं पड़ता आप किस सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो। जैसे आप एक बार एस्से लिखना सीख जाएंगे ना तब फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका एस्से लिख रहे हो, आप एथिक्स का एस्से लिख रहे हैं, आप साइंस एंड टेक का लिख रहे हैं, आप एनवायरमेंट लिख रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्से लिखना सीख गए तो आप सीख गए, उसी तरह से आंसर राइटिंग सीख गए तो सीख गए, इसको सीख। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी जितना समय है ना उसका ध्यान रखिए, उसका 70 to 80% स्टार्टिंग में किसको देना है, एसए को देना है, पेपर 4 को देना है, ठीक है, और ऑप्शनल पेपर 5 कर लो, 5 और 6 को देना है। तो इन चारों को 70 to 80% टाइम दीजिए और जो अभी एक महीना रेस्ट टाइम है वो आप जीएस को दीजिए। जीएस को इसलिए दीजिए, और वो भी कौन से जीएस को दीजिए जिसको आप प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, जिसको प्रीलिम्स में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो तब मजा आएगा, तब लगेगा कि नहीं, मतलब तब लिटरली आप जब 10-15 दिन गुजर जाएगा ना तब आपको लगेगा कि नहीं आपने वो सही ट्रैक लाइन, वो लाइन पकड़ लिया है जहां से आप रिजल्ट देने वाले, वो आपको खुद ही फील होने लगेगा। ये करें और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, कोई खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपने बस प्रीलिम्स निकाला है, आपको अभी आगे और भी डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को डालना है और वहां से निकलना है। मिलते हैं अगले लेक्चर।